और सबसे पहले बात नई दिल्ली लोकसभा सीट की। यह सीट साल 1951 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में किसान मजदूर पार्टी के सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को यहां पर पहली जीत 1991 में मिली। उस चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के राजेश खन्ना को शिकस्त दी थी। इस सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करते आए हैं। बीते 2 चुनाव से बीजेपी का लगातार यहां पर दबदबा बना हुआ है। यह तो हो गई इस सीट के बारे में जानकारी। अब हिस्ट्री पर आपको लिए चलेंगे। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे किस तरह का चुनावी इतिहास यहां पर रहा है, हिस्ट्री किस तरह की रही है, और इसके बाद फिर आगे की चर्चा जो राजनीति के बारीक जानकार हैं उनके जरिए हम जानेंगे। सबसे पहले वोट परसेंटेज। 2004 में 44% से ज्यादा, 2009 में 55% से ज्यादा, 2014 में 65% से ज्यादा, और 2019 में यह ड्रॉप होता है 56% तक यह पहुंच जाता है। यह यहां का वोटिंग परसेंटेज की हिस्ट्री हो गई। अब वोट शेयर की बात करेंगे। 2004 45% बीजेपी के खाते में, 52% कांग्रेस के खाते में, 6% का डिफरेंस। 2009 35% बीजेपी, 59.59, तकरीबन 60% कांग्रेस के खाते में। 2014 में 46% बीजेपी के खाते में और 29% झाड़ू आम आदमी पार्टी के खाते में। 2019 की बात कर लेंगे। 55% बीजेपी के पास, 27% मार्जिन देखिए कितना धड़ाम से कम हुआ है। 27% महज वोट कांग्रेस के पास रह पाए। 28% का तकरीबन ये डिफरेंस आ जाता है 2019 की अगर बात कर ली जाए। ये आपने वोटिंग परसेंटेज देखे। अब वोट शेयर की बात करें, जीत के मार्जिन की बात कर लें। 2004 में 12,000 से ज्यादा का मार्जिन, 12,784, 786 नहीं है, 12,784 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है लोकसभा के लिहाज से। 2009 में 1,87,000 से ज्यादा का मार्जिन, 2014 में 1,62,000 से ज्यादा का मार्जिन, 2019 में 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन। 2019 में वोटिंग परसेंटेज कम है पर जीत का मार्जिन आप देख लीजिए किस तरीके से बढ़ा है। यह परसेंटेज दिल्ली में कौन कब जीता यह जान लेना चाहिए। अजय माकन 2004, अजय माकन 2009, मीनाक्षी लेखी 2014, मीनाक्षी लेखी 2019। लेकिन इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया। क्यों काटा गया वो और दिलचस्प है। अब क्या मुकाबला बनता है? अब बनता है बांसुरी स्वराज। इनके चेहरे को देखकर, सरनेम को देखकर आप समझ जाएंगे सुषमा स्वराज की बेटी हैं, प्रखर वक्ता रही हैं सुषमा स्वराज। बांसुरी स्वराज का विवाद भी शुरुआत में हुआ। यह कहा गया कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये देश विरोधियों के केस लड़ती हैं, केस ही लड़ती हैं, वकील है, क्या करेंगी। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये इनके मुकाबले मैदान में है। एक एंकर को लेकर, एक मीडिया कर्मी को लेकर ये बहुत सुर्खियों में रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। ये हिस्ट्री के जरिए हमने आपको बता दिया किस तरीके की स्थितियां, आमने सामने कौन है ये भी हमने जान लिया। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों के पास आपको लिए चलेंगे। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों के पास लिए चलते हैं। निरंजन जी के पास हम सबसे पहले जाएंगे इस बारीक जो मुकाबले हैं उन्हें समझने के लिए। निरंजन पोद्दार साहब, दिल्ली, नई दिल्ली की स्थितियां हमने बताई, बांसुरी स्वराज, सोमनाथ भारती, हिस्ट्री हमने बताई। आपका प्रेडिक्शन 4 तारीख को लेकर क्या कुछ नजर आता है? जी निरंजन सर। देखिए, सबसे पहले तो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहां से कदाचित आप ये समझिए राजेश खन्ना भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और तमाम बहुत प्रसिद्ध लोग नई दिल्ली से चुनाव जीत करके निकल चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली जो जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से वोट कर रही है ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली, चाहे वो नई दिल्ली भी इसके अंदर शामिल है, वो भारतीय आम आदमी पार्टी को वोट देती है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देती है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट देती है। क्योंकि विधानसभा के अंदर अमूमन देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जो संसदीय क्षेत्र की जितनी विधानसभाएं उनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% वोट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में लेकर के जाती है। लेकिन अगर हम लोग उसी वोट प्रतिशत को लोकसभा के हिसाब से मूल्यांकित करते हैं तो 50% से ऊपर, यानी कि आप ये समझ लीजिए 55% के आसपास, 1-2% ऊपर नीचे, चाहे 14 का देखें चाहे 2019 का देखें। तो निश्चित रूप से इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली बात तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उसके बाद में जो कुलदीप कुमार को उतारा है, कुलदीप कुमार एक
जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है उसके अंदर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि एक तो वहां पे जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है उसकी बहुत बड़ी बहुतायत है, और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो आप ये समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट से या दलित समाज से आते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है, और इसके अंदर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, चाहे उसके अंदर आप कच्ची कॉलोनी और ये जो जितने भी जो जिसको कहते हैं स्लम एरियाज जो आते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाती है या आम आदमी पार्टी मजबूत मानी जाती है। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि एक पढ़े लिखे और बुद्धिशील वोटर, वो भी नई दिल्ली सीट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा आज जो देश चलाया जाता है वो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से ही चलाया जाता है। तो यहाँ पे चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे दलित समाज, जो सारे मिलजुल करके, तो इसलिए मेरे को यह लगता है कि इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बांसुरी जी के लिए थोड़ा सा कठिन है, तो फिर भी एज जो है वो बांसुरी स्वराज जी को देखे, यही मार्के की बात है। एज जो मिला हुआ है वो बांसुरी के लिए सुषमा स्वराज की एक लंबी चौड़ी दरअसल विरासत भी है, उसे भी कैश करने के लिए। अब ये हमने बात कर ली है नई दिल्ली से की, लेकिन अब हम अपनी मध्य प्रदेश की सीटों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट की बात करेंगे, हॉट सीट, हॉटेस्ट सीट भी आप कह सकते हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में, वोटिंग पूरी 4 जून का इंतजार है, नतीजों से तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री आपको जान लेना चाहिए। हर पढ़े लिखे वोटर को यह हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए। राजगढ़ लोकसभा 2004 46%, 2009 51% से ज्यादा, 2014 64% से ज्यादा, 2019 बम्पर वोटिंग 74% से ज्यादा, 2024 की बात कर ली जाए 76% से ज्यादातर जो ड्रॉप देखने को मिला है, बावजूद इसके 2019 और 2024 में ये वोटिंग की बढ़त है। इसी ने दरअसल ऊंट को भी कंफ्यूज कर दिया, वही राजनीति वाला ऊंट, किस करवट वो बैठेगा। खैर, वोट शेयर 2004 47% बीजेपी के खाते में, 41 कांग्रेस के खाते में, 2009 45% बीजेपी के पास, 49% कांग्रेस के पास रहा, 2014 59% और 36%, 2019 65%, 31%। मार्जिन देखिए किस तरीके से अचानक से बढ़ता है। ये हो गई राजगढ़ लोकसभा की स्थितियां। अब राजगढ़ लोकसभा में जीत के मार्जिन को समझ लीजिए। 2004 36,000 का मार्जिन बहुत बड़ी जीत नहीं है। 2009 24,988 का मार्जिन बहुत बड़ी लीड नहीं है, लेकिन 2014 और 2019 में बंपर मार्जिन बढ़ा दिया गया। 2014 2,28,000 से ज्यादा, 2019 4,31,000 से ज्यादा। ये स्थितियां हैं जीत के मार्जिन की। और इसके अलावा हमारे पास क्या हिस्ट्री वो जान लीजिए। लक्ष्मण सिंह 2004 में भाई हैं दिग्विजय सिंह के, नाराज होते रहते हैं अक्सर, चाचौड़ा से इन्हें इस बार मुकाबले में उतारा गया था। नारायण सिंह 2009, रोडमल नागर 2014, रोडमल नागर 2019, 2024 में भी रोडमल नागर पर ही भरोसा जताया गया है। अब कुल चुनाव यहां पर 18 हुए हैं। बीजेपी के खाते 4, कांग्रेस के खाते 9, जनसंघ के खाते में 2 चुनाव और निर्दलीय के खाते में 1 चुनाव, जनता पार्टी के खाते में 2 चुनाव। कुल 18 चुनाव में कौन कितने चुनाव किसके खाते में गए, ये भी आप जान लीजिए। इसके अलावा अब जो मुकाबला आता है वो क्या है? रोडमल नागर पुराना चेहरा बनाम दिग्विजय सिंह, ये इनका कार्यक्षेत्र राजा साहब जिसे कहते हैं वो दिग्विजय सिंह इस इलाके के हैं। और यही वजह है कि करीब मेरा ख्याल है कि 30 से 40 सालों बाद वो इस तरह से यहां पर लौटे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब राजगढ़ सीट को लेकर हम चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल सर, राजगढ़ की हिस्ट्री बार बार दरअसल ये सीट इतनी दिलचस्प होती जा रही है कि राजनीति के जो जानकार हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हैं। एक तो 2% तकरीबन 2% की वोटिंग बढ़ जाती है, तो क्या वोटिंग ट्रेंड खिलाफ में चला जाएगा या किस तरह की स्थितियां हैं राजगढ़? सर, अनिल सर। हाँ ललित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से वोटर परसेंट वहां पर बढ़ा है, 14 में और 19 में, और उसके बाद 24 में और ज्यादा हुआ है। निश्चित रूप से जो 24 में मतदान हुआ है उसमें दोनों ही कारण है। एक दिग्विजय भी कारण हो सकते हैं क्योंकि ये निचले तबके तक जुड़े हुए हैं, दूसरा मोदी की लहर भी है। इस कारण यहाँ पे दोनों ही, भाजपा ने भी सक्रियता दिखाई है और कांग्रेस ने भी अपने नेता के लिए सक्रियता दिखाई, इसीलिए वोटर परसेंट बढ़ा है। निश्चित रूप से मुकाबला अच्छा है अब की बार। जो पहले इतनी बड़ी लीड मिली थी बीजेपी को, शायद वो न मिल पाए। ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जो मजे हुए राजनेता हैं
और अभी तक वो मेरे ख्याल से 1989 में उनको हारे थे, 84 में जीते थे। 84 में उस समय लहर थी कांग्रेस की, उसके बाद वो उनको जीत 89 में हारे और 91 में फिर जीते। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और 30-32 साल बाद उनका राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जाना हुआ है। इससे पहले उनके भाई भी रह चुके हैं राजगढ़ से ठीक सांसद, उनका बेटा भी पहले विधायक है। तो निश्चित रूप से राजगढ़ उनका, चूंकि राजगढ़ क्षेत्र है, इसलिए भाजपा के लिए भी सीट इतनी आसान नहीं है और कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। मुकाबला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माने देखा जा सकता है। जी जी जी, बहुत तगड़ा मुकाबला और मजेदार रोमांचक मुकाबलों में से एक रहेगा ये। 2020 जैसा सीन मजेदार, बिल्कुल। और निरंजन सर, राजगढ़, मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने राजगढ़ में कोई रैली या सभा नहीं की। हो सकता है अगर हुई हो तो आप उसे प्लीज करेक्ट करें। राजगढ़ को लेकर आपका प्रेडिक्शन। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नंबर 2 माने जाते हैं अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने आपको पता ही है कि राजगढ़ के अंदर जाकर के एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी वायरल भी हुआ। हाँ। उन्होंने कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये काफी वायरल हुआ और इसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा इसके ऊपर आपत्ति भी जताई गई और आलोचना भी की गई। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जैसे जिस तरीके से अगर हम राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये पहले, आज के कुछ वर्षों पहले दिग्विजय सिंह जी की कर्म भूमि हुआ करती थी। और यहां से जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति संचालित किया करते थे, लेकिन 2000 के बाद में जिस तरीके से उमा भारती जी ने दिग्विजय सिंह जी को चुनौती दी और कहीं ना कहीं उनसे मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर उनको एक, समझ लीजिए, किनारे कर दिया और दिग्विजय सिंह जी से मध्य प्रदेश छीन लिया। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश, जिसको कहा जाता है कि संघ की जो तीसरी प्रयोगशाला मानी जाती है, वो मध्य प्रदेश माना जाता है। उसके अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख ही रहे हैं कि रोडमल नागर को वहां पे जिस तरीके से स्थापित किया, और वो वहां जो एक सामाजिक समीकरण या यूं कहेंगे जातीय समीकरण के हिसाब से भी वो फिट बैठते हैं, क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं और जनता के अंदर भी वो पूरी पकड़ करके रखते हैं। इसी का परिणाम है, आप देखें कि 2009 से पहले जो राजगढ़ सीट कुछ हजार वोटों से निर्णायक हुआ करती थी, वो 2014 के अंदर लगभग 2.25 लाख वोटों से और 2019 के अंदर 4 लाख वोटों के मार्जिन से वहां पे जीत का अंतर रहा। इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे दिग्विजय सिंह को जी को चुनाव में उतारा है, तो निश्चित रूप से उसी का यह परिणाम है कि जो वोट टर्नआउट जो 2% बढ़ा है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पूरी की पूरी ताकत लगाई गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने भी जिस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव जीते तो अपनी राजनीति के बल्ले बल्ले, अगर हारे तो ये अपना अंतिम चुनाव माना जा सकता है। कई जगह उन्होंने इस चीज की चर्चा भी की है। तो इसलिए पूरी की पूरी ताकत दिग्विजय सिंह जी ने अपनी संकलित करके और वहां पे झोंकी है और उसके ठीक है। एक भिंड की हम और बात करेंगे। दिग्विजय सिंह का दरअसल बार बार जिक्र आ रहा है। दिग्विजय सिंह के बारे में एक और खास बात, उन्हीं के दौर में कांग्रेस प्रचंड, मतलब मध्य प्रदेश में प्रचंड हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। इसके बावजूद नतीजे से एक दिन पहले नेशनल टीवी में बैठकर कह रहे थे कि कल फिर वही आ रहे हैं। हिस्ट्री, भिंड लोकसभा की हिस्ट्री अब आपको बता देते हैं भिंड में किस तरह की स्थितियां रही हैं। भिंड लोकसभा 2004 में 43% से ज्यादा, 2009 में 38% से ज्यादा, 2014 में 46% से ज्यादा, 2019 में 54% से ज्यादा और 2024 में भी 54% से ज्यादा। बहुत मार्जिनल डिफरेंस, लेकिन फर्स्ट डिवीजन पे ये सीट जाती हुई नजर नहीं आती। ये सबसे बड़ी हैरत की बात है। वोट शेयर जान लीजिए। भिंड लोकसभा 2004 में 38% से ज्यादा बीजेपी के पास, 37% से ज्यादा कांग्रेस के पास। 2009 में 43% से ज्यादा बीजेपी, 39% से ज्यादा कांग्रेस। 2014 में 55% से ज्यादा बीजेपी, 33% से ज्यादा कांग्रेस। 2019 में 54% बीजेपी के खाते में, 34% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में आए हैं। ये भिंड लोकसभा की स्थितियां हैं। भिंड लोकसभा इस वजह से भी हाई प्रोफाइल है, सिंधिया घराने से भी यहां कई बार कैंडिडेट आया है। भिंड लोकसभा 2004 6,000 7,000 समझ लीजिए, 7,000 का मार्जिन। 2009 में 18,000 का मार्जिन। 2014 में मार्जिन बंपर हो जाता है तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर और 2019 में यह पहुंच जाता है 2 लाख के आसपास। ये भिंड लोकसभा की स्थितियां हैं। जीत का मार्जिन आपने समझ लीजिए। कौन कब जीता ये जान लीजिए। राम लखन सिंह 2004, अशोक अरगल 2009, भागीरथ प्रसाद, बहुत दिलचस्प है इनकी पूरी हिस्ट्री जो है भागीरथ प्रसाद की।
और सिमाला प्रसाद के पिता हैं ये, वो एसपी भी हैं, अभिनेता भी हैं, आईपीएस भी हैं। संध्या राय 2019 और संध्या राय को ही इस बार मौका दिया गया है। लंबे अरसे बाद ये हुआ, कई सालों बाद ये हुआ कि संध्या राय को कोई मौका दिया गया था, किसी महिला को मौका दिया गया था भिंड से। कुल चुनाव 16 हुए हैं, बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 5, जनसंघ के पास 1, जनता पार्टी के पास 1 कामयाबी। 16 चुनाव में किसको क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। भिंड लोकसभा का जो ट्रेंड रहा है। अब जातीय समीकरण फटाफट जान लीजिए। ब्राह्मण है 3 लाख से ज्यादा, क्षत्रिय 3 लाख, दलित 3 लाख, वैश्य 1.5 लाख, अन्य 2.5 लाख। अब एक बात और, ये जो आप देख पा रहे हैं दलित 3 लाख, अगर कोई गणित यहां पर होता है तो वो गणित इसकी वजह से होगा और हाथी की वजह से होगा। बहुत दिलचस्प, चूंकि यहां पर समीकरण बन गया जातीय समीकरण। ये हमने आपको बता दिया किस तरह का जातीय समीकरण यहां पर रहा है। अब आमने सामने कौन है? संध्या राय बीजेपी की तरफ से, फूल सिंह बरैया, ये लोगो गलत लग गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, वो कांग्रेस की तरफ से है। फूल सिंह बरैया वो नेता हैं जिन्होंने बीएसपी के कैडर को पूरा खड़ा किया, बहन जी से नाराज हो गए। अब फूल सिंह बरैया की टेंशन बढ़ा कौन रहा है? जरारिया बढ़ा रहे हैं। देवाशीष जरारिया नाराज हो गए थे एन वक्त पे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर मेहमानों का रुख करेंगे। अनिल सर के पास पहले चलेंगे भिंड लोकसभा की स्थितियों को समझने के लिए। अनिल सर, फर्स्ट कमेंट आपका भिंड लोकसभा। हाँ ललित जी, बिल्कुल जो आपने अभी, हाँ ललित जी अभी आपने कहा कि संध्या राय को मौका मिला, महिला को, किसी को, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले यहाँ राजमाता विजया राय सिंधिया सांसद रह चुकी हैं और उसके बाद उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी, वसुंधरा राजे, वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद ये तीसरी बार इनको टिकट मिला और चौथी बार है। और निश्चित रूप से ये भाजपा का गढ़ है। 1967 के बाद जब से जो है जनसंघ बना, उसके बाद भाजपा बनी, लगातार भाजपा और जनसंघ के सांसद रहे। केवल 2 बार यहाँ पे कांग्रेस जीती है, 1984 और 1980। निश्चित रूप से भाजपा का गढ़ है। अब यहाँ इस बार जो आपने अभी 2004 का आंकड़ा बताया था, निश्चित रूप से 2004 में अच्छी टक्कर हुई थी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की। यहाँ के लोकल नेता सदैव कटारी मैदान में थे। उसके बाद जब यहाँ बाहर के प्रत्याशी आए, उनको मुक्की खानी पड़ी। वर्तमान स्थिति पर अगर अपन गौर करें तो यहाँ से संध्या राय एक व्यावहारिक रूप से जिनका चेहरा काफी साफ सुथरा है, पर फिर भी लोगों को छिटिंग के नाते कुछ विरोध था। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया, वो यहां से लगभग इस भिंड और ग्वालियर मिला के 16 चुनाव लड़ चुके, 15 चुनाव विधानसभा लोकसभा मिला के, तो 2 बार इनको मिला है लाभ। हाँ। इस बार भांडेर से विधायक है और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इनके बड़बोलेपन और इनके जो विवादित जातिगत जो बयान आते रहते हैं, उससे लोगों में नाराजगी भारी है, जिसके चलते कांग्रेस को एक बार आपने और कही जरारिया से नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस में इनका जो पुराने जो बीएसपी नेता है, कार्यकर्ता है, वो जरारिया जुड़े हुए हैं, लेकिन नई टीम है वो जरारिया के साथ है। और जरारिया ने भी अच्छा मार्जिन लिया था 19 में, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया और उनको टिकट नहीं दिया। इसकी बात की नाराजगी उनके समर्थकों में भी थी और बसपा के अन्य लोगों में भी थी। तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को भी मिलेगा। और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संध्या राय का मार्जिन जीत का कम हो सकता है, लेकिन भाजपा का यहां पड़ना भारी है। जी जी, तो भाजपा को एज मिला हुआ है, लेकिन संध्या राय को वोटों का नुकसान भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निरंजन सर से कम्युनिकेशन टूट गया था टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। ये हम आपको इसीलिए भी बताते हैं कि 4 तारीख को आपको चौंकना नहीं है। ये इसलिए भी बताते हैं कि बतौर वोटर आपको जान लेना चाहिए क्या हिस्ट्री रही है, क्या वर्तमान है और क्या आपके भविष्य का निर्माण होगा। इसी वजह से हर दिन आपके लिए हम सीटों को डिकोड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।